हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड डिसऑर्डर्स। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का 23rd लेक्चर होने वाला है। दोस्तों, ये बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, नॉर्सेट एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशन, कॉजेस, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड रेफरल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। पहले हम इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, देन उसके बाद में इसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स इफेक्टिवली, लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेसिव ब्लीडिंग। दे कैन रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट्स इन ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स और कोगुलेशन फैक्टर्स। दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी के हाथ में या पैर में छोटा सा कट लग जाता है तो क्या होता है? वहां से पहले ब्लीडिंग होती है, देन उसके बाद में वो ब्लीडिंग कुछ टाइम के बाद में रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक क्लॉट बन जाता है। दोस्तों, ये क्लॉट किसकी वजह से बनता है? जैसे जो हमारी बॉडी है उसमें जो ब्लड पाया जाता है उसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ये क्लॉट बनाने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स होती हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, तो ये क्लॉट बनाने का काम करते हैं। तो जब भी ब्लीडिंग होती है, प्लेटलेट्स एंड कोगुलेशन फैक्टर्स मिलकर ये क्लॉट बना देते हैं और वहां से ब्लीडिंग रुक जाती है। दोस्तों, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में क्या होता है, ये क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि या तो ब्लड वेसल्स में कोई डिफेक्ट है, या प्लेटलेट्स में कोई डिफेक्ट है, या फिर कोगुलेशन फैक्टर में कोई डिफेक्ट है। अगर इन तीनों में से किसी में भी कोई डिफेक्ट है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होने के कॉजेज होते हैं कि आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। दोस्तों, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, ये क्लॉट नहीं बन पाता है और ब्लीडिंग नहीं रुकती है। दोस्तों, अब देखते हैं कॉजेज, क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो दोस्तों, एक होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दूसरा होता है एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे। दोस्तों, क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स? जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ये बच्चों में जन्म से ही पाए जाते हैं। ये कहाँ से आए हैं? ये उनके पेरेंट्स से उनमें जन्म से ही मौजूद होते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स? इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हीमोफीलिया ए आएगा, हीमोफीलिया बी आएगा एंड वॉन विलीब्रांड डिजीज आता है। दोस्तों, हीमोफीलिया ए क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो ब्लड पाया जाता है उसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है फैक्टर 8। दोस्तों, हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है पेशेंट में। हीमोफीलिया बी में क्या होता है? इसमें फैक्टर 9 जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हीमोफीलिया ए में कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है एंड हीमोफीलिया बी में कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। देन आता है वॉन विलीब्रांड डिजीज। दोस्तों, वॉन विलीब्रांड डिजीज में क्या होता है? वॉन विलीब्रांड फैक्टर डेफिशिएंसी और डिसफंक्शन। इसमें वॉन विलीब्रांड फैक्टर होता है, उसकी डेफिशिएंसी या फिर डिसफंक्शन हो जाता है। दोस्तों, वॉन विलीब्रांड फैक्टर क्या होता है? ये जब भी बॉडी में कोई भी ब्लीडिंग होती है तो ये वहां पर प्लेटलेट्स को कलेक्ट करवा देती है और वहां पे क्लॉट बनवाने का काम करती है। अगर इस वॉन विलीब्रांड फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहां पे प्लेटलेट्स का एडहेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और ब्लीडिंग नहीं रुकती है। अब देखते हैं एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। सो एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स में क्या आएगा? इसमें आएगा विटामिन के डेफिशिएंसी, एसेंशियल फॉर सिंथेसाइजिंग क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। दोस्तों, विटामिन के क्या काम करता है? ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है, सेकेंड हो गया, 7th हो गया, 9th हो गया एंड 10th हो गया, इसके फॉर्मेशन में मदद करता है, मतलब ये इसको सिंथेसाइज करवाता है। अगर ये विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर ये फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे और क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। देन लीवर डिजीज। दोस्तों, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो लीवर से ही प्रोड्यूस होते हैं। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स ये लीवर बनाता है। अब अगर लीवर ही डैमेज हो गया तो फिर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन बनाएगा? अब अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो फिर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। दोस्तों, अब देखते हैं एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स, इसमें पहला है विटामिन के डेफिशिएंसी, एसेंशियल फॉर सिंथेसाइजिंग क्लॉटिंग फैक्टर 2nd, 7th, 9th एंड 10th। दोस्तों, विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर 2nd, 7th, 9th और 10th बनवाने का काम करता है। अब अगर इस विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर ये फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे और ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। देन है लीवर डिजीज। दोस्तों, लीवर क्या काम करता है? लीवर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने का काम करता है। अगर लीवर में कोई डिजीज हो जाती है तो फिर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रॉपर्ली नहीं बन पाते हैं, जिनकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकती है।
देन मेडिकेशंस। दोस्तों कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो ब्लीडिंग करवाती हैं, जैसे एंटीकोगुलेंट्स हो गया, लाइक वॉरफेरिन हो गया, हिपेरिन हो गया, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हो गया, एस्पिरिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया। ये मेडिकेशंस क्या करती हैं, ब्लीडिंग को कॉज करवाती हैं। दोस्तों ये मेडिकेशन जो है वो कार्डियक पेशेंट जो होते हैं उनको दी जाती हैं, बट इनका एक साइड इफेक्ट होता है कि ये ब्लीडिंग भी कॉज करती हैं। तो अगर कि कोई पेशेंट ये मेडिकेशंस ले रहा है और उसको ब्लीडिंग हो रही है तो इसका कॉज मेडिकेशंस हो सकती हैं। देन है इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया। दोस्तों इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें जो बॉडी होती है वो खुद की प्लेटलेट्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। दोस्तों अब देखते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें बॉडी में किसी भी कॉज की वजह से बॉडी में बहुत सारी जगह पे क्लॉट्स बन जाते हैं, तो जो प्लेटलेट्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो वहां पर यूज हो जाते हैं। एंड जब बाद में एक्चुअल ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स का अमाउंट उतना नहीं बचता है कि ये प्रॉपर क्लॉट कर पाए, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकती है। देन देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। दोस्तों क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में। फर्स्ट वन इज इजी ब्रूशिंग। दोस्तों ब्रूशिंग क्या होता है, ये ब्लू कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं बॉडी में। अगर जरा से भी चोट अगर लग रही है तो वहां पे एक नीले कलर का निशान पड़ जाता है, उसको ब्रूशिंग बोलते हैं। देन नोज ब्लीड्स देखने को मिलती है जिसको एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। अगर बार बार नोज ब्लीड देखने को मिले किसी पेशेंट में तो मतलब उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है। देन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर कट, सर्जरी और डेंटल वर्क। अगर किसी को कोई कट हुआ है या फिर सर्जरी हुई है किसी पेशेंट की, या फिर कोई डेंटल वर्क किसी ने करवाया और उसके बाद बहुत ज्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो ये भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है। देन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अगर कोई गर्ल है उसको बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, मेनोरेजिया हो रहा है, तो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर वुंड्स। अगर छोटा सा कट या वुंड है किसी को और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर का कॉज हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ब्लैक टेरी स्टूल देखने को मिल सकते हैं। देन पैटिकी देखने को मिल सकता है। दोस्तों पैटिकी क्या होता है, ये रेड और पर्पल कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं, बॉडी पे स्पॉट्स बन जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पैटिकी बोलते हैं। देन परप्यूरा देखने को मिल सकता है। परप्यूरा क्या होता है, ये भी पैटिकी का ही अदर टाइप होता है, बट इस दोनों में क्या डिफरेंस है, जो पैटिकी है उसमें रेड और पर्पल कलर के जो स्पॉट्स हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, बट जो परप्यूरा है उसमें थोड़े से लार्ज होते हैं। देन हेमेचूरिया देखने को मिल सकता है। हेमेचूरिया किसको बोलते हैं, ब्लड इन यूरिन। अगर यूरिन से ब्लड आ रहा है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, हेमेचूरिया। ये सिम्टम देखने को मिल सकता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर में। देन डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले करते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में क्या करेंगे, डिटेल ब्लीडिंग हिस्ट्री लेंगे। जो डॉक्टर है वो पेशेंट से डिटेल ब्लीडिंग हिस्ट्री पूछता है, जिसमें पेशेंट क्या पूछेगा कि आपको कब से ब्लीडिंग हो रही है, कहाँ ब्लीडिंग हो रही है, आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है ब्लीडिंग की, कोई फिजिकल साइन, आपको क्या फिजिकल साइन देखने को मिल रहा है ब्लीडिंग के, जैसे पैटिकी हो गया, ब्रुशेस हो गया या फिर परप्यूरा, इनमें से कोई साइन अगर देखने को मिल रहा है पेशेंट में तो उसका डायग्नोस करेंगे। देन डायग्नोसिस आइडेंटिफिकेशन में क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। दोस्तों कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या करेंगे, इसमें आरबीसीज चेक करेंगे, प्लेटलेट्स चेक करेंगे, डब्ल्यूबीसीज चेक करेंगे कि इनका काउंट कितना है, नंबर कितना है, ये चेक करते हैं। देन कोगुलेशन टेस्ट करते हैं जिसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं, एपीटीटी देखते हैं, थ्रोम्बिन टाइम देखते हैं। दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, चेक्स द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन जो है उसको चेक करता है, जबकि जो एपीटीटी होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये चेक करता है इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन। जो कोगुलेशन है उसको होने में कितना टाइम लग रहा है ये उसको चेक करता है। थ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, मेजर्स द फाइनल स्टेप ऑफ द कोगुलेशन प्रोसेस। जो कोगुलेशन प्रोसेस का फाइनल स्टेप है ये उसको मेजर करता है थ्रोम्बिन टाइम। दोस्तों ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में क्या होंगे, बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे, एसएस प्लेटलेट एडहेशन, एग्रेशन एंड सेक्रेशन। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि प्लेटलेट्स का नंबर सही होता है बट वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट किया जाता है, जिसमें प्लेटलेट्स का एडहेशन देखते हैं, एग्रीगेशन देखते हैं, सेक्रेशन को चेक करते हैं। देन फैक्टर ऐसे मेजर्स द एक्टिविटी लेवल ऑफ स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर्स, एग्जाम्पल फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। दोस्तों फैक्टर ऐसे में क्या करते हैं, जो फैक्टर्स हैं उनका क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी एक्टिविटी लेवल को चेक करते हैं कि वो प्रॉपर्ली एक्टिव हैं, प्रॉपर्ली वो फंक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं, उनके फंक्शनिंग को चेक करते हैं फैक्टर ऐसे में।
देन वॉन विलीब्रांड फैक्टर टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, असेस द लेवल ऑफ फंक्शन ऑफ वॉन विलीब्रांड फैक्टर इसेंशियल फॉर प्लेटलेट एडहेशन। दोस्तों वॉन विलीब्रांड फैक्टर क्या करता है, जो प्लेटलेट्स हैं उनका एडहेशन करवाने में मदद करता है। तो हम लोग उनके फंक्शनिंग को चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देन प्राइमरी केयर मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ये डिजीज के अकॉर्डिंग इसका केयर मैनेजमेंट किया जाता है। सो फर्स्ट वन इज हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। सो इसमें क्या करते हैं, इसमें फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है, रेगुलर इन्फ्यूजन ऑफ डेफिशिएंट क्लॉटिंग फैक्टर। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, हीमोफीलिया ए जो होता है उसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, एंड जो हीमोफीलिया बी होता है उसमें फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। तो इन डिजीज में क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को ही इन्फ्यूज किया जाता है पेशेंट में। डोज कितनी देते हैं, 20 to 50 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट फॉर माइनर ब्लीडिंग एपिसोड्स। अगर पेशेंट को माइनर ब्लीडिंग एपिसोड्स हैं तो 20 to 50 इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है, और अगर मेजर ब्लीडिंग एपिसोड्स हैं, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, तो 50 से 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट दी जाती है। देन डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं, DDAVP यूज्ड इन माइल्ड हीमोफीलिया ए टू इंक्रीज फैक्टर 8 लेवल। दोस्तों डेस्मोप्रेसिन क्या करता है, जो फैक्टर 8 है उसके लेवल को इंक्रीज करता है। एक तो वॉन विलीब्रांड फैक्टर को भी इंक्रीज करता है, दूसरा फैक्टर 8 को इंक्रीज करता है। तो अगर माइल्ड हीमोफीलिया ए डिसऑर्डर है किसी को, अगर माइल्ड हीमोफीलिया ए है तो क्या दे सकते हैं, डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं। डोज कितना देते हैं, 0.3 mcg पर kg इंट्रावेनसली ओवर 30 मिनट्स। देन वॉन विलीब्रांड डिजीज है अगर किसी पेशेंट को, तो उसको क्या देंगे, डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं। ये क्या करता है, वॉन विलीब्रांड फैक्टर के लेवल जो है उसको इंक्रीज करता है, एंड फैक्टर 8 को भी इंक्रीज करता है। डोज कितना देंगे, 0.3 mcg पर kg इंट्रावेनसली देते हैं। देन वॉन विलीब्रांड फैक्टर 8 कंसंट्रेट्स, रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर मॉडरेट टू सीवियर केसेस। अगर किसी को मॉडरेट टू सीवियर केसेस वॉन विलीब्रांड फैक्टर डेफिशिएंसी है तो उसमें इनको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। डोज कितना देंगे, इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड ऑन ब्लीडिंग सीवियरिटी एंड वॉन विलीब्रांड फैक्टर 8 लेवल। तो डिपेंड करेगा कि कितनी ब्लीडिंग की सीवियरिटी है, उसके अकॉर्डिंग इसको रिप्लेस करते हैं। दोस्तों देन देखते हैं प्राइमरी केयर मैनेजमेंट ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी। अगर पेशेंट को विटामिन के डेफिशिएंसी है तो उसको क्या देंगे, विटामिन के सप्लीमेंटेशन देंगे। ओरल इंट्रावेनस डोज 1 to 10 mg डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी, मतलब 1 to 10 mg दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी, उसकी सीवियरिटी कितनी है उस पर बेस्ड है। देन वारफेरिन रिवर्सल कर सकते हैं, एडमिनिस्टर विटामिन के इंजेक्शंस फॉर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट इन्फ्यूजन फॉर इमीडिएट रिवर्सल। दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसको वारफेरिन चल रहा है तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें ब्लीडिंग नहीं रुकती है, उस केस में उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं विटामिन के। और क्या दे सकते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट दे सकते हैं, ये क्या करता है, वारफेरिन जो है उसको रिवर्सल करता है। देन लीवर डिजीज, अगर किसी पेशेंट को लीवर डिजीज है देन उसका क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो उसमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स फॉर पेशेंट विद एक्टिव ब्लीडिंग। डोज क्या होती है इसकी, 10 to 20 ml पर kg बॉडी वेट होता है इसका। देन विटामिन के सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं इफ डेफिशिएंसी सस्पेक्टेड। नेक्स्ट क्या दोस्तों, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर किसी पेशेंट को इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम जो प्लेटलेट्स है उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उस केस में क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर देता है। ये क्या होता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट टू रिड्यूस इम्यून डिस्ट्रक्शन, मतलब जो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। और ये क्या होता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या देते हैं, प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं 1 to 2 mg पर kg पर डे। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं, यूज्ड फॉर रैपिड प्लेटलेट इंक्रीज। डोज कितना होता है, 1 ग्राम पर kg पर डे होता है फॉर 1 to 2 days। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं फॉर सीवियर ब्लीडिंग और बिफोर सर्जरी, ऑल्दो ऑफन ट्रांजिएंटली इफेक्टिव। अगर सीन में प्लेटलेट काउंट कम है तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं, प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। दोस्तों डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में क्या बताया था मैंने कि इसमें जो बॉडी होती है उसमें पहले से क्लॉट्स बन जाते हैं, तो जो प्लेटलेट होती है एंड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो उसमें यूज हो जाते हैं, बट जब बाद में एक्चुअल ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम पे नहीं बचते हैं, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो इसमें क्या करना है, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, जिस वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है उस कॉज को आइडेंटिफाई करना है और उस कॉज को ट्रीट करते हैं इसमें। जैसे इन्फेक्शन हो गया, मैलिग्नेंसी हो गया। क्या देते हैं इसमें, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं 10 to 20 ml पर kg। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं 1 unit पर 10 kg बॉडी वेट। क्रिप्टो
प्रेसिपिटेट दे सकते हैं 1 यूनिट पर 10 kg बॉडी वेट। देन रेफरल, कब कब पेशेंट को रेफर करना है। देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री, अगर पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री है ब्लीडिंग डिसऑर्डर की, या फिर पेशेंट को बार बार सीवियर ब्लीडिंग के एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं, पीटी, एपीटीटी या फिर लॉन्ग क्लॉटिंग फैक्टर लेवल्स जो है वो बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं या एबनॉर्मल देखने को मिल रहे हैं, या फिर कोई पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग है जो कि नहीं रुक रही है पेशेंट में, चाइल्ड है जिसमें क्या इजी ब्रुशिंग हो रही है, रिकरेंट नोज ब्लीड हो रही है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग आफ्टर माइनर इंजरीज, छोटी सी कोई भी माइनर इंजरीज के बाद भी इसको प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है, फिर अनएक्सप्लेन एनीमिया हो रहा है, तो भी पेशेंट को क्या करना है, रेफर करना है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।